हेलो एवरीवन, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चे, आज की क्लास में हम एक ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यहां से आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रूफ करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ एक एक बात को कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत और इसको हम आसान तरीके से इसको प्रूफ करने का करते क्या है प्रयास। तो सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जो चीजें हमको प्रूफ करनी होती है, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को समझाता जाऊंगा, आप चीजों को समझते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात, जो चीजें हमको प्रूफ करनी होती है सबसे पहले हम उसके विपरीत चीजों को मान लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान प्रूफ करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं इसके विपरीत अपने आप को एक बुरा इंसान मान लूंगा। उसी प्रकार आप किसी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करना चाहते हो तो सबसे पहले हम उसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम मान लेंगे कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम यहां पे मान लेते हैं, माना 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 √5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि आपने √5 को परिमेय मान लिया और आप जानते हो कि परिमेय संख्या को P/Q या A/B के रूप का हम लिख सकते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे, जब √5 एक परिमेय संख्या हो गई तब तब √5 बराबर हो जाएगा किसके? A/B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या A/B के रूप की होती है। और आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि जो B होता है, B का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो यहां पर इस बात को आप लिखेंगे, जहां जहां B डज नॉट इक्वल 0, B का मान 0 नहीं है। साथ में आप एक बात और ये भी ध्यान देंगे, A और B दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक, कमा A व B दोनों क्या है? पूर्णांक। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसका जो सरलतम रूप होता है, किसी परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है, वो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। जैसे हम आपको यहां पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एक परिमेय संख्या लिखते हैं 10/12। बात को ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम सरलतम रूप लिखें तो 2 से काट देंगे 2×5 = 10 और 2 से इसको काट देंगे 2×6 = 12, यानी हमारे पास 5 बटा कितना आया? 6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 और 6 दोनों सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर हम इसका मासा निकालेंगे तो इसका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मासा कितना आएगा? 1। और जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है उनको हम बोलते क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर जो आपका A और B है, इन दोनों को हम बोलेंगे क्या? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनका यहां पर मासा कितना होने वाला है? 1। तो यहां पर इस बात को ये भी हम लिखेंगे, जहां जहां A, B दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। A और B दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। अब यहां पर हम √5 = A/B को एक समीकरण का नाम दे देते हैं। यहां पर लिख देते हैं, √5 बराबर A/B, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1।
इसे हम बोल देते हैं समीकरण। समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग, तो यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, √5 का वर्ग बराबर हो जाएगा a/b का वर्ग। ठीक है, तो √5 का वर्ग करोगे 5 आ जाएगा, a का वर्ग करोगे a², b का वर्ग करोगे b², b² को इधर लाते हैं तो ये आपका हो जाएगा b² इक्वल 5, आपका इधर भाग में चला जाएगा, a² बटे कितना आया 5। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, ये जो 5 है वो a² को करके आ रहा है विभाजित, 5 a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 a को भी विभाजित करेगा। बात को आप हमारे ध्यान से समझिए, जैसे हम यहां पर एक संख्या लेकर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखूं 25 का स्क्वायर बटे 5, 25 का स्क्वायर बटे 5 का मतलब है कि 5 25² को करके आ रहा है विभाजित, यानी 5 से आप 25 का स्क्वायर में आप भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अगर 25² 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 5 25 को भी करेगा क्या, विभाजित। आप करके देख सकते हो, क्योंकि आप 25² को लिख सकते हो 25 गुणे 25 और बटे में कितना 5। अब ये 5 से 25 का स्क्वायर कट रहा है, इसका मतलब 5 से आपका 25 भी कट रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो वही यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित। तो इस बात को हम यहां पे लिखते हैं, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। इसको हम क्या बोल देते हैं, समीकरण 2। अब यहां पे लिखते हैं 5 कामा a² को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। तब तब 5 कामा a को भी विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित। 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब हम यहां पर a बराबर 5c ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, a बराबर 5c, a बराबर 5c। अब यहां पर ध्यान देना है, a बराबर मैंने 5c क्यों लिया, आपको यहां पर ध्यान ये देना है, अगर a 5 से विभाजित हो रहा है, अगर a 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब a के पास 5 है। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या के पास कहीं ना कहीं 5 है। तो इसीलिए मैंने लिखा a बराबर 5c, यानी a के पास कहीं ना कहीं 5 है और 5 के सिवाय अन्य संख्या भी हो सकती है। तो 5 से अगर कट रहा है कोई चीज तो इसका मतलब उसके पास 5 उपस्थित है। तो मैंने लिखा क्या, a बराबर 5c। और यहां पर ध्यान देना है, c क्या है आपका, पूर्णांक। यहां पे लिखेंगे जहां जहां c पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिएगा, a बराबर 5c आपने लिया, अब a बराबर 5c को हम समीकरण 2 में उठा के रख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे a बराबर 5c समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास ये है, a के स्थान पे हम 5c रख देंगे तो यहां पे हो जाएगा b² बराबर a के स्थान पे 5c रखेंगे तो 5c का स्क्वायर बटे में आपके पास यहां पर क्या है, 5 है। तो ये आपके पास हो गया b² इक्वल 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और बगल में ये c² बटे
ये आपके पास 5 हो गया। अब हम इसे यहाँ पे काट देते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 से ये कट गया, यहाँ पे हमारे पास 5 आया, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल 5c²। 5 आपका इधर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बटे में कितना 5। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, इसे हम बोल देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये 5 बी स्क्वायर को करेगा क्या, विभाजित। जैसे यहां पे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, उसी प्रकार ये 5 बी स्क्वायर को करके आ रहा है विभाजित। अगर 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 बी को भी करेगा क्या, विभाजित। तो इस बात को हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं 5 कामा, चूंकि चूंकि 5 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है तब 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 5 कामा बी को भी बी को भी बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 बी को भी क्या करेगा, विभाजित। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को यहां पर देखना है। समीकरण 1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1। समीकरण 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। और समीकरण 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना दिख रहा है, 5। मेरी बात को ध्यान देना, अगर b 5 से कट रहा है, इसका मतलब b के पास 5 है। अगर a 5 से कट रहा है, इसका मतलब a के पास 5 है। और मैंने आपको यहां पे बताया कि √5 को मैंने a/b के बराबर माना, और जहां ए व बी दोनों क्या है, पूर्णांक। और साथ में मैंने यहां लिखा जहां ए कामा बी दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब जिनका मासा कितना हो, 1, यानी जिनमें कॉमन संख्या क्या हो, 1। तो यानी ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1, जो हमने मान रखा है। परंतु 2 और 3 को देखने पर यह पता चल रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना दिख रहा है, दोनों जगह 5, क्योंकि ये बी भी 5 से कट रहा है, ए भी 5 से कट रहा है। अगर कोई संख्या 5 से कट रही है, इसका मतलब उसके पास 5 उपस्थित है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5, जो समीकरण 1 के क्या है, विपरीत है। तो इससे हमको यहां पे प्रूफ हो जाता है कि जो चीजें हमने मान रखी हैं वो क्या है, गलत है। अतः √5 कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको यहीं पर लिखें या अगले पेज पे हम ऐड कर देते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 व 3 2 व 3 से 2 व 3 से 2 व 3 से 2 व 3 से ए कामा बी का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो समीकरण 1 के विपरीत है। जो समीकरण 1 के क्या है, विपरीत। क्योंकि अगर समीकरण 1 के विपरीत ना होता, समीकरण 1 के विपरीत ना होता, तो यानी आपने जो यहां पे मान रखा है कि ए और बी दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब जिसका भई मासा कितना हो, 1। तो यहां पे समीकरण 2 समीकरण 3 किसके विपरीत है, समीकरण किसके, 1 के। तो यहां पर एक विरोधाभास होता है। जो हमने कल्पना की थी, जो हमने माना था, वो हमारा मानना क्या है, गलत। तो यहां पे आप लिखेंगे विपरीत है, अतः अतः यहां एक
विरोधाभास होता है। यहाँ एक विरोधाभास होता है। अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर आपको यहां पे यह समझना है कि हमने शुरुआत में उसको एक परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या मानेंगे तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 1। हमारे पास दूसरा समीकरण बना जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 दिखाई पड़ा, और एक तीसरा समीकरण बना जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना दिखाई पड़ा? 5, जो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी 3 और 2 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो समीकरण 1 के क्या है? विपरीत। तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत। तो इसीलिए यहां पे लिख देंगे अतः एक विरोधाभास होता है। √5 हमारे पास कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह बच्चे अगर आपसे कह दिया जाए √3, तो जहां पर आपने √5 रखा है वहां पर हम क्या रख देंगे? 3। यानी जहां जहां आपको 5 दिखाई पड़ रहा है केवल हम वहां पर 3 रख देंगे। अगर √7 की बात करेगा तो जहां जहां 5 दिखाई पड़ रहा है सब जगह 7 रख देंगे। पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक।